हम लोग बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में सेक्शन 28 की। उसका आधा भाग काखंड है और आधा भाग खाखंड है। काखंड में कह रहा है कि विधिक कार्यवाहियों के अवरोधार्थ करार शून्य है तब, जबकि विधिक कार्यवाहियों पर आत्यंतिकतः रोक लगाते हैं। जब एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन ये इंपोज कर दे तब शून्य है। इसका मतलब यह हुआ कि एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन न लगाएं तो शून्य नहीं है। और इसका डिफरेंस 26 और 27 से किया था कि 26 में कहता था विवाह के अवरोधार्थ हर करार शून्य है, यानी थोड़ा भी अगर विवाह पर अवरोध है तो भी शून्य है। लेकिन विवाह जहां तक विधिक कार्यवाहियों के अवरोधार्थ बात है, तो अगर आत्यंतिकता यानी पूर्ण रोक नहीं है तो शून्य नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि 26 और 27 की जो परिधि है वो कुछ ज्यादा बड़ी है, क्योंकि वहां हर करार शून्य है जो विवाह के अवरोधार्थ है, जो व्यापार के अवरोधार्थ है। बड़ी सामान्य भाषा इसका उपयोग किया है। अगर आप किसी को यह भी रोकते हैं कि जो काम के सामान्य घंटे हैं या जो रात का टाइम है जिसमें लोग सोते हैं, उसमें भी आप व्यापार करने से किसी को रोकने के लिए कोई करार करते हैं कि रात में वो व्यापार नहीं करेगा, तो भी शून्य है। हां, रात में सोएगा इसलिए व्यापार नहीं करेगा, ये ठीक है, क्योंकि ये व्यापार के अवरोधार्थ नहीं है, बल्कि व्यापार को और सुचारू ढंग से चलाने के लिए किया गया या लगाया गया रेस्ट्रिक्शन है। और ये सोशल वेलफेयर स्टेट होने के नाते राज्य इंपोज ही करता है। लेकिन कोई अगर ये कहता है कि हम 24 आवर व्यापार करेंगे और उसके लिए पर्याप्त कर्मचारी रखेंगे, नाइट शिफ्ट के अलग होंगे, डे शिफ्ट के अलग होंगे, और आप उससे एग्रीमेंट करें कि रात के अमुक घंटों में या दिन के अमुक घंटों में आप व्यापार नहीं करेंगे तो शून्य है। और शून्य इसका मतलब यह है कि आपसे ऐसा करार करने के बाद भी वो करे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि करार ही शून्य हो गया। और जब करार शून्य हो गया तो उसके संविदा होने का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि शून्य करार के मतलब तो ये माने जाएंगे कि सिर्फ तथ्य के तौर पर करार हुआ ऐसा आपको लग रहा है, इनफैक्ट तो कोई करार हुआ ही नहीं। और करार जब विधिता प्रवर्तनीय हो तब संविदा है। तो जब करार हुआ ही नहीं तो फिर संविदा होने का प्रश्न ही नहीं है। और जब संविदा ही नहीं तो तुम उसे व्यापार करने से रोक कैसे सकते हो? लेकिन जहां तक विधिक कार्यवाहियों की बात है तो उसके लिए काखंड में कहा कि अगर पूर्ण रोक ये लगाई जाए तो शून्य है। यह कार्यवाहियां जितने समय में की जा सकती हैं कानूनन, ठीक है, कानूनन कार्यवाहियों को जितने समय में करने के लिए अनुमति दी गई है उतने समय से कम समय में पक्षकार को कार्यवाही आपके विरुद्ध करनी होगी, अन्यथा वो आपके विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकेगा। इस प्रकार का करार भी आप करोगे तो शून्य, ठीक है। यानी समय को परिसीमित करने वाली विधि के द्वारा जितना समय किसी काज ऑफ एक्शन पर कार्यवाही करने के लिए दिया गया है उस समय को सीमित करने के लिए अगर कोई करार आप किसी से करेंगे तो वो भी शून्य है। ये काखंड में लिखा है। अगर आप आंशिक रोक ये लगाएंगे कि आप इस न्यायालय में मुकदमा नहीं लाएंगे, बाकी कहीं ले आए,
आप पहले माध्यस्थम को संदर्भित करेंगे मामला, रेगुलर कोर्ट, ठीक है ना, नियमित कार्यवाही यानी नियमित वाद किसी न्यायालय में संस्थित करके आप क्षतिपूर्ति की कार्यवाही नहीं करेंगे, बल्कि जो विवाद उत्पन्न होगा उसे मध्यस्थ को निर्देशित करेंगे। तो ये चूंकि विधिक कार्यवाहियों पर आंशिक रोक, ठीक है, ये करार विधिक कार्यवाहियों पर आंशिक रोक लगा रहे हैं, इसलिए करार कैसे है? प्रवर्तनीय, ये शून्य नहीं है, और अगर करार प्रवर्तनीय है तो संविदा है। इसका मतलब यह हुआ कि 26 और 27 विस्तृत परिधि वाली धाराएं हैं, जबकि 28 26 और 27 की तुलना में उसका विस्तार सीमित है। काखंड में कहता है केवल 2 प्रकार की, ठीक है, केवल 2 प्रकार के करार, वे जो विधिक कार्रवाइयों पर आत्यंतिकता रोक लगाते हैं, ये जो उस समय को परिसीमित करते हैं जिस समय के भीतर किसी पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। इन 2 प्रकार के करारों को धारा 28 काखंड के माध्यम से शून्य घोषित किया, और कुछ अन्य प्रकार के करार हैं जिन्हें खाखंड में शून्य घोषित किया। उसने कहा कि जो उसके किसी पक्षकार के अधिकारों को समाप्त करता है, ठीक है, अधिकारों का अभ्यर्पण, अधिकारों का सरेंडर अगर किसी करार के अधीन किया गया है तो वो करार विधिमान्य है। अगर पक्षकारों ने परस्पर कोई करार किया है इसलिए कि उस करार के प्रभाव से उस करार का एक पक्षकार अपने अधिकारों का समर्पण कर दे, अपने अधिकारों का सरेंडर कर दे, तो वो करार विधिमान्य है। लेकिन करार इसलिए किया कि किसी पक्षकार के अधिकार समाप्त हो जाएं तो शून्य है, क्योंकि सरेंडर स्वैच्छिक है, सरेंडर स्वैच्छिक है, और अधिकारों का समाप्त करना ये कानून के क्षेत्र की बात है। जब हमने आपको पर्सनालिटी ज्यूरिस्प्रूडेंस में बताई थी तो आपसे विस्तार से इस बात पर चर्चा हुई थी कि यह कानून है जो आपको पर्सनालिटी देगा। आप भगवान के यहां से जो पर्सनालिटी लेकर आते हैं, सिर्फ उसी पर्सनालिटी के आधार पर आप कानून में भी पर्सनालिटी अर्जित कर लें, ये जरूरी नहीं है। यद्यपि सामान्यतः ऐसा होता है कि आप भगवान के यहां से जो पर्सनालिटी लेकर आए हैं उसी पर्सनालिटी के आधार पर आप कानून में भी पर्सनालिटी अर्जित कर लेते हैं, लेकिन सदैव ऐसा नहीं होता। जैसे विदेशी भगवान के यहां तो उसी ढंग की पर्सनालिटी लेकर आया जैसे हमारी पर्सनालिटी, लेकिन यहां खेती नहीं खरीद सकता, ठीक है, यहां खेती खरीदने पर रोक है। और अगर किसी विदेशी को आपने खेती बेची तो न तुम्हारे पास रहेगी और न उसके पास जाएगी, वो तत्काल राज्य में निहित हो जाएगी, क्योंकि खेती तो ऑलरेडी राज्य की है। आपको जोतने बोने के प्रयोजन से दी गई है, क्योंकि राज्य समस्त कृषि योग्य भूमि पर स्वयं कृषि नहीं कर सकता, इसलिए उसने आपको खेती दे दी कि आप अपने परिवार का पालन पोषण भी करो और भूमि का उपयोग खेती के लिए यह भी होता रहे, और उसके एवज में आप हक मालिकाना अर्थात माल गुजारी राज्य को देते हो। वो माल गुजारी की रकम
इतनी कम है, इससे उसकी प्रकृति में, ठीक है, कोई बदलाव नहीं आता। वो राज्य को प्राप्ति इसीलिए हो रही है क्योंकि परम मालिक राज्य है, उसी ने आपको दिए। इसलिए आप खेती योग्य भूमि के मालिक नहीं होते हैं, आप खेती योग्य भूमि के क्या होते हैं? भूमिधर। ठीक है, आप खेती योग्य भूमि के भूमिधर होते हैं और आपके अधिकार संक्रमणीय अधिकारों वाला भूमिधर, असंक्रमणीय अधिकारों वाले भूमिधर, आसामी और सरकारी पट्टेदार, इनमें से जिस श्रेणी के आप भूमिधर होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके अधिकार होते हैं। तो विदेशी यहां भारत की धरती पर उस प्रकार के अधिकार या उस प्रकार का व्यक्तित्व धारित नहीं करेगा खेती के संबंध में जैसा आप धारित करते हैं। ठीक है, वो व्यक्तित्व अलग हो जाएगा, जबकि भगवान के यहां से प्राप्त व्यक्तित्व आपका और उसका एक ही जैसा है। ठीक है, तो कानून जो व्यक्तित्व आपको देता है वही आपको मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिल सकता। कानून जो व्यक्तित्व देता है, यानी आपके व्यक्तित्व को जो अधिकार और कर्तव्य कानून दे रहा है, वो अधिकार और कर्तव्य आपको प्राप्त होंगे और उन्हें लेने का हक, उन्हें समाप्त कर देने का हक, यह भी राज्य के सिवा किसी को नहीं है। ठीक है, राज्य ही आपके विधिक अधिकारों को समाप्त कर सकता है, उसके अलावा आपका कोई ऐसा नहीं उसके अलावा जो आपके अधिकारों को समाप्त कर दे। तो अगर किसी ने आपसे कोई करार ऐसा कर भी लिया जो आपके अधिकारों को समाप्त करता है, कि अगर संविदा का भंग हो तो आप प्रतिकर के लिए कोई मुकदमा नहीं लाएंगे। अगर हमारी सेवा में रहने के दौरान, ठीक है, मेरे सेवक के रूप में आपसे कोई अकृत्य होता है तो हम नहीं, आप ही लायबिल होंगे। ठीक है, इस प्रकार का अगर करार हम कर भी ले आपसे तो इसके कोई विधिक परिणाम नहीं होंगे यदि आप मेरी सेवा में होंगे, मेरे नियोजन के अनुक्रम में होंगे और नियोजन के अनुक्रम में काम करते हुए कोई अकृत्य करेंगे तो थर्ड पार्टी के प्रति प्रतिनिधिक दायित्व के सिद्धांत के अंतर्गत, जो विकेरियस लायबिलिटी का प्रिंसिपल है, उसके अंतर्गत हम ही दायी होंगे, भले ही आपने हमसे करार कर रखा है कि हमारे मामले में विकेरियस लायबिलिटी के प्रिंसिपल्स लागू नहीं होंगे और हम ही थर्ड पार्टी के प्रति दायित्व के अधीन होंगे। लेकिन चूंकि कानूनन मेरा यह कर्तव्य है कि आपके द्वारा मेरे नियोजन के अनुक्रम में जो अपकृत्य किया गया है उससे तृतीय पक्षकार को जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति हम करें। ये कानून है, ये प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत। तो आपसे ऐसा करार कर लेने पर भी आपका यह अधिकार समाप्त नहीं होता कि तृतीय पक्षकार की क्षतिपूर्ति हम करें। यह अधिकार आपका समाप्त नहीं होता क्योंकि यह करारी शून्य है। ठीक है, धारा 28 खंड खा कह रहा है कि ऐसा प्रत्येक करार शून्य है जो किसी पक्षकार के अधिकारों को समाप्त कर देता है। यहां आपका कानूनी अधिकार समाप्त हो गया। जब हम लोग अकृत्य पर बात करेंगे, पहले किए भी हैं, तो आपको बताया गया कि अकृत्य में क्या है, एक प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत है और प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत यह कहता है कि अगर
सेवक ने स्वामी के नियोजन में रहते हुए स्वामी के लिए कार्य करते समय अपने द्वारा किए गए अकृत्य के परिणाम स्वरूप किसी को कोई नुकसान पहुंचा दिया है तो नुकसान भले ही सेवक ने पहुंचाया है, लेकिन तृतीय पक्षकार की जो क्षतिपूर्ति है उसे करने का दायित्व किसका होगा? मालिक का। ठीक है, सेवक नहीं करेगा। यानी आपका ड्राइवर है, उसने नेग्लिजेंट ड्राइविंग की, किसी को हिट कर दिया, कोई मर गया या चोट लग गई उसके, तो तृतीय पक्षकार के प्रति जो दायित्व के अधीन होगा, जो पैसा देगा उसे क्षतिपूर्ति की मद में है, वो ड्राइवर नहीं होगा, वो सेवक नहीं होगा, वो कौन होगा? मालिक। और इसके जस्टिफिकेशन क्या है, इसके औचित्य क्या है? तो ये जब आप करते बताते हैं तो विस्तार से बताते, यहां इतना समझ लेना पर्याप्त होगा कि चूंकि सेवक आपके नियोजन में काम कर रहा था और आपका काम करते समय या आपका काम करने से जो लाभ हो रहा था, ठीक है, वो सारा का सारा कौन ले रहा था? आप। आपकी बस चला रहा था, आपका ट्रक चला रहा था, आपकी कार चला रहा था, तो उससे जो भी लाभ हो रहे थे वो तो आप ले रहे थे। उसे तो तनख्वाह मिल रही थी और तनख्वाह के रूप में बहुत कम पैसा ये मिल रहा था। तो नुकसान अगर हुआ है तो वो कौन देगा? वो भी तो आप ही देंगे। और अगर वो काम न कर रहा होता आपका, तो आपका काम कौन करता? आप करते। ठीक है, तब आपका काम कौन करता? आप ही करते ना। इसलिए वो आपके प्रतिरूप के रूप में है। ठीक है, आपकी छाया के रूप में आपका काम कर रहा था। उसके काम करने को ऐसे माना जाएगा मानो आप ही काम कर रहे थे। ठीक है ना। जो प्राचीन काल में नागरिक और दास के बीच भेद था, भेद यही था, दास के पास व्यक्तित्व नहीं था, नागरिक के पास व्यक्तित्व था। अब चूंकि दास के पास व्यक्तित्व ही नहीं, तो वो तो वस्तु के समान है। जिसे वस्तु का कोई मान अपमान, थकान, दर्द ये नहीं हो सकता, ऐसे ही माना जाता था कि दास न तो उसे दर्द होता है, ये माना जाता था। ठीक है, होता तो सब कुछ था। ठीक है ना। और दास ने कुछ किया तो मालिक ने किया है, क्योंकि दास के पास तो व्यक्तित्व है ही नहीं। हमने कहा ना, व्यक्तित्व कौन देगा? कानून। भगवान के हस्ते जो आप लेकर आए वो व्यक्तित्व नहीं है, वो व्यक्तित्व है, वो अलग सेंस में व्यक्तित्व है। लेकिन यहां विधिक व्यक्तित्व के सेंस में व्यक्तित्व की बात हो रही है, वो कानूनी आपको देगा। तो ऐसे ही सेवक, उसका काम आपका काम है, सेवक का हाथ आपका हाथ है। और जब आपका हाथ है तो माना क्या जाए, आपने अकृत्य किया है, इसलिए क्षतिपूर्ति कौन देगा? आप देंगे। और इसका एक और कारण भी है, वो भी हमने अकृत्य जब पढ़ाते हैं, अकृत्य पर जब बात करते हैं तो देते हैं कि प्रतिनिधिक दायित्व के सिद्धांत का जो दूसरा जस्टिफिकेशन है वो ये है कि अगर हम ये कानून बना भी दें कि चूंकि सेवक ने अकृत्य किया है इसलिए सेवक ही तृतीय पक्षकार को क्षतिपूर्ति की धनराशि देगा, तो इस कानून के बना देने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उस कानून को बनाने से कोई लाभ नहीं जिस कानून का पालन ही नहीं होगा। ये जिसका पालन असंभव है, उस कानून को बनाने से लाभ क्या है? अगर आप ये कानून बना भी दे तो जिस सेवक के पास इतने स्रोत नहीं है आय के
कि वो आपकी नौकरी छोड़कर स्वतंत्र रूप से खाना खा सके। ठीक है, तो अगर हम उसे दायित्व के अधीन कर भी दें तृतीय पक्षकार के प्रति, तो आप उसकी खाल उतार कर बेच भी दो तो भी प्रतिकर की धनराशि मिलने वाली नहीं है। तो एक और सेवक का परिवार बर्बाद और दूसरी ओर जिसे क्षति हुई उसे 1 रुपया भी प्रतिकर नहीं मिलेगा। तो बेहतर यह है कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि दोनों को फायदा हो, ये यूं कहे सबको फायदा हो। तो क्या किया, मालिक लायबल, क्योंकि कुछ भी हो मालिक सेवक की अपेक्षा अच्छी स्थिति में होगा और मालिक को भी क्या किया, कानून बनाकर विवश किया कि आपके यहां जितने सेवक काम करेंगे सबका इंश्योरेंस कराओ, सबका बीमा कराओ, अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराओ, गाड़ी से एक्सीडेंट हो, ठीक है, तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वो भी कराओ। और इसके पैसे, प्रीमियम के पैसे तो बहुत कम होते हैं, 1000-2000 रुपए साल के होते हैं। और अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो मालिक के पास से भी कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, कौन, इंश्योरेंस कंपनी निपटेगी। और चूंकि आप इंश्योरेंस अगर नहीं कराए हो तो फिर आप दोगे। ठीक है, इसलिए अगर आप गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं रखते हो तो ये आपके लिए नुकसानदेह है। ठीक है ना, और चूंकि सोशल वेलफेयर स्टेट है, आपकी चिंता करना राज्य का दायित्व है। तो राज्य ये भी कह सकता मरो, हमें क्या, मत दो, एक्सीडेंट होगा अभी भुगतोगे तो। लेकिन राज्य डंडे मारता है आपके, आरटीओ पकड़ता है, चालान कर देता है, पुलिस रोकती है कि आप इंश्योरेंस कराइए। ठीक है, तो सारी लायबिलिटी ऐसे डिवाइड की है कि किसी का नुकसान न हो और सबको फायदा हो। जो तृतीय पक्षकार उसे भी क्षतिपूर्ति की धनराशि आसानी से मिल जाए, सेवक पर भी बोझ न पड़े और मालिक क्योंकि उसने कुछ किया नहीं तो उस पर भी इतना बोझ ना पड़े कि असहनीय हो जाए। और 2000 रुपए साल इसे देने में कोई बुराई भी नहीं, क्योंकि काम तो सेवक आप ही का कर रहा है। ठीक है, तो इस ढंग से अगर कोई सेवक अपने मालिक से ये समझौता भी कर ले कि प्रतिनिधिक दायित्व के अंतर्गत जो उसे अधिकार प्राप्त हैं वे समाप्त समझे जाएंगे, ठीक है ना, तो ये करार शून्य है। लेकिन अधिकारों का अभ्यर्पण, अधिकारों का सरेंडर, इसे करने के लिए कोई करार किया जाएगा तो शून्य नहीं है। अब इसी का निर्णय अदालतों में होता है, इन्हीं बातों का निर्णय होता है कि जो करार रखा है सामने, ये अधिकारों का समर्पण इसे करवा रहा है या अधिकारों को समाप्त कर रहा है। अगर अधिकारों को समाप्त करने के लिए करार है तो शून्य है, और अधिकारों का समर्पण करने के लिए करार है तो शून्य नहीं है। ठीक है, अधिकारों का समर्पण करने के करार के आपको उदाहरण दिए गए थे, जैसे हमने कहा कि जिस दिन हम मना कर दें काम करने से, उससे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, इसमें अगर मुकदमा नहीं लाए, ठीक है, तो फिर मुकदमा नहीं ला सकोगे। इसका मतलब यह हुआ कि 3-4, हमने आपके मुकदमा लाने के अधिकार पर कोई रोक नहीं लगाई, हमने आपका अधिकार समाप्त नहीं किया, हमने ये नहीं कहा कि नुकसान होने के बाद भी आप मुकदमा नहीं लाएंगे, ये नहीं कहा हमने। अगर ये कहते शून्य। ठीक है, दोनों से, का से भी, खा से भी, क्योंकि का कहता है आत्यंतिकता अवरुद्ध कर दिया कि मुकदमा नहीं आएगा। ठीक है, तो का में भी आ गई ये बात। खा कहता है
अधिकारों को समाप्त करने वाला करार शून्य है, उसमें भी आ गई। ठीक है, अब आप कहें समय को परिसीमित किया, समय के संबंध में हमने कुछ कहा ही नहीं। 3 साल अगर समय हो काज ऑफ एक्शन पर मुकदमा लाने के लिए, हमने कुछ भी नहीं कहा उसे हमने सीमित नहीं किया। ठीक है, विधिक कार्रवाई करने के लिए समय दिया गया है उसे हमने सीमित नहीं किया, बल्कि हमने यह कहा कि 3 महीने तक मुकदमा नहीं लाए आप, जानकारी हो जाने पर भी कि नुकसान हो गया और हमने देने से इनकार कर दिया है, फिर आप मुकदमा नहीं ला सकोगे। तो इसका अर्थ यह हुआ कि 3 महीने आप मुकदमा नहीं लाए तो विवक्षित रूप से इसका मतलब यह है कि आपकी नुकसानी प्राप्त करने की अब कोई इच्छा नहीं है, आपने स्वयं सरेंडर किया है, हमने आपके अधिकार समाप्त नहीं किए हैं। जो कुछ आप कर रहे हो अपनी मर्जी से कर रहे हो, हम कुछ नहीं कर रहे। तो अधिकारों को समाप्त करने के लिए किया गया करार यह शून्य है, लेकिन अधिकारों को समर्पित करने के लिए करार ये तो विधिमान्य है, क्योंकि करार मौखिक हो सकते हैं, करार लिखित हो सकते हैं, संविदाएं अभिव्यक्त हो सकती हैं, संविदाएं विवक्षित हो सकती हैं। तो यहां आपके कंडक्ट से ऐसा प्रतीत होता है कि आपने अपने अधिकारों का स्वैच्छिक अभ्यर्पण, ठीक है, यह कर दिया है, हमने समाप्त नहीं किया। समाप्त दूसरा करता है, समाप्त में दूसरे का बोध है, ठीक है ना, और सरेंडर स्वैच्छिक होता है। यह फर्क है दोनों बातों का, इसलिए सरेंडर करने के लिए किए गए करार विधिमान्य है। यह आपको पिछले क्लास में भी बात बताई गई थी। और कहता अथवा किसी संविदा के अधीन या बारे में किसी विनिर्दिष्ट समय तक किसी पक्षकार को अपने दायित्व के निर्वहन से उन्मोचित कर देता है। ठीक है, देखिए हमने ये कहा कि 3 महीने, आपको जो पता लग गया कि 3 महीने के भीतर अगर आपने कार्रवाई नहीं की फिर आप कार्रवाई नहीं कर सकोगे। ठीक है, तो 3 महीने में आपने कार्रवाई नहीं की फिर आप कार्रवाई नहीं कर सकोगे, और आपने नहीं की 3 महीने कार्रवाई, तो क्या माना गया? आपने स्वैच्छिक सरेंडर किया है अपनी इच्छा से। लेकिन हमने कहा कि नुकसान हो जाने के बाद भी 3 महीने तक तुम कार्यवाही नहीं करोगे। ठीक है, 3 महीने तक कार्यवाही, वहां हमने कहा 3 महीने तक कार्यवाही नहीं की, ठीक है, तो आगे कार्रवाई नहीं करोगे, हमने ये कहा। इसके लिए एक संविदा हुई है हम दोनों लोगों में कि 3 महीने तक कार्रवाई नहीं की तो फिर आगे कार्रवाई नहीं करोगे। आपने 3 महीने तक नहीं की, ये वॉलंटरली सरेंडर है आपके अधिकारों का। और हमने कहा कि 3 महीने तक कार्यवाही करोगे ही नहीं, 3 महीने के बाद करना चाहो तो करो। ठीक है, ये भी शून्य, ये भी शून्य, क्योंकि हम कौन होते हैं ये तय करने वाले हैं कि आप मेरे द्वारा गलती किए जाने के बाद परिसीमा विधि द्वारा उपलब्ध कराए गए समय के अंतर्गत, ठीक है ना, कितने समय पर कार्रवाई करोगे ये हम नहीं है, ये आप ही तय करेंगे। भाई उसने कहा परिसीमा विधि करे 3 साल में कभी भी आप कार्रवाई कर सकते, 3 साल में कभी भी, तो हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि सब 3 महीने तक कार्रवाई नहीं करोगे, साल भर कार्रवाई नहीं करोगे, ये कहने वाले हम कौन? ठीक है ना, ये तो आप ही तय करेंगे ना। हम अगर ये कहें कि 3 महीने तक तुमने कार्रवाई नहीं की तो आगे नहीं कर पाओगे, वो तो बात सही है, वो तो आपने स्वैच्छिक समर्पण कर दिया। आपको मालूम है ना 3 महीने तक हमें कार्रवाई करनी है, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। तो समझौता आपने किया और 3 महीने तक आपने कार्रवाई नहीं की, इसका मतलब यह हुआ कि आपने स्वैच्छिक रूप से सरेंडर कर दिया है अपने अधिकारों का। तो यहां निर्णय किसने किया? आपने। यहां निर्णायक अथॉरिटी कौन है? आप हैं, नहीं है। आपके निर्णय में मेरी कोई भूमिका नहीं, हमने तो पहले ही सूचित कर दिया था।
कि यू विल हैव द 3 months आफ्टर द denial of myself. You will have the 3 months for the initiation of proceeding, and you haven't initiated any proceeding against me, and that decision was taken by you without the interference of myself. ठीक है, I have discharged no role. हमने किसी भूमिका का निर्वहन नहीं किया है, वो सब आप ही ने किया है। लेकिन अगर हम ये करार आपसे करते हैं कि आफ्टर द वायलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट यू विल नॉट इनिशिएट द प्रोसीडिंग फॉर 1 year, ठीक है ना, तो डिसीजन किसने लिया? हमने। किसने लिया? डिसीजन हमने लिया। और ये दर्शित कर रहा है या तो आप हम तक किसी दबाव में हैं, क्योंकि कोई अपने हित के विरुद्ध क्यों तैयार हो जाएगा, और चलो तैयार भी हो जाए तो तुम्हारे हितों की रक्षा करना मेरा दायित्व है, यानी राज्य का दायित्व है। तो हम ये कैसे तय कर देंगे, या आप भी ये कैसे तय कर देंगे, क्योंकि आप भी कानून के खिलाफ, आप कानून मानने के लिए, कानून बनाने के लिए नहीं, आप दोनों लोग मिलकर ये कैसे तय कर देंगे कि जितना समय कानून दे रहा है कार्यवाही करने के लिए, उस समय के किसी विशेष भाग में कार्यवाही नहीं की जाएगी? ये तय करने वाले आप कौन होते हैं? कानून ने अगर कहा 3 साल, मीनिंग देयर बाय 3 साल में कभी भी, ठीक है ना। हाउ कैन यू से कि 3 साल के बीच वाले 3 महीने और 3 साल के अगले वाले 3 महीने और 3 साल के पिछले वाले 3 महीने इसमें कार्रवाई नहीं होगी? हु आर यू? आप कौन है? ठीक है ना। सरेंडर दैट वाज डिफरेंट मैटर। तो अगर ये करार आपने किया तो भी धारा 28 खंड खा का जो लेटर पार्ट है, जो कहता है अथवा के बाद जो शब्द लिखे हैं, अथवा किसी संविदा के अधीन या बारे में किसी विनिर्दिष्ट समय तक किसी पक्षकार को अपने दायित्व के निर्वहन से उन्मोचित कर देता है। यानी 3 महीने तक आप संविदा भंग के बाद भी प्रतिकर देने के दायित्व के अधीन नहीं होंगे, ये कह दिया ना। और अगर आपने प्रतिकर नहीं भी दिया तो भी हम कोई कार्यवाही नहीं करेंगे, अपने दायित्व से उन्मोचित कर देता है ताकि उसे अपने अधिकारों के प्रवर्तन से प्रतिबंधित किया जा सके। उस विस्तार तक शून्य है, ठीक है ना। आपको अपने दायित्व से उन्मोचित कर दिया ताकि इनके अधिकारों पर प्रतिबंध लगे कि आपको संविदा भंग के बाद भी 3 महीने तक कंपनसेशन देने की कोई जरूरत नहीं, और 3 महीने तक ये मुकदमा भी नहीं लाएंगे। इन्हें 3 महीने तक आपको दायित्व से उन्मोचित कर दिया और इन्हें अपने अधिकारों के उपयोग से प्रतिबंधित कर दिया। तो ये करार उस विस्तार तक शून्य है जिस विस्तार तक ये ऐसा कर रहा है, ठीक है ना। पूरा करार शून्य नहीं है, उस विस्तार तक ऐसे माना जाएगा कि मानो 3 महीने के इस करार में कोई शर्त नहीं लगी हुई है, ठीक है। उस विस्तार तक शून्य है, इसका मतलब, ठीक है, मुकदमा आएगा। आप कोई रिस्ट्रिक्शन इंपोज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर मोटा मोटा आप देखें तो विधिक कार्यवाहियों के अवरोधार्थ करार शून्य है, ठीक है। यदि करार आत्यंतिकतः अवरोध लगा रहा है तो वो करार भी शून्य है। जो पक्षकारों के अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपलब्ध विधि के द्वारा उपलब्ध कराए गए समय में कोई कमी करने के लिए किया गया है, वो भी शून्य है। वो करार भी शून्य है जो पक्षकारों के अधिकारों को समाप्त करता है, वो करार भी शून्य है जो किसी पक्षकार को अपने दायित्व से कुछ समय के लिए उन्मोचन प्रदान करते हुए दूसरे पक्षकार को उसके द्वारा किए गए विधिक अपकृत्य के लिए मुकदमा दायर करने के अधिकार से प्रतिबंधित करता है।
मुकदमा दायर करने के विधिक अधिकारों के उपयोग से प्रतिबंधित करता है। ऐसे सभी करार शून्य है, ठीक है ना, धारा 28 के मुताबिक। आगे कहता है अपवाद 1, वो तो आपको पहले भी बताया कि जो विवाद पैदा हो उसको माध्यस्थम के लिए निर्देशित करने वाली संविदा की व्यावृत्ति। ये धारा उस संविदा को अवैध नहीं करेगी जिसके द्वारा दो या अधिक व्यक्ति करार करें कि किसी विषय के या विषयों के किसी वर्ग के बारे में जो विवाद उनके बीच पैदा हो वह माध्यस्थम के लिए निर्देशित किए जाएंगे, और कि ऐसे निर्दिष्ट विवाद के बारे में केवल यह रकम वसूल नहीं होगी जो माध्यस्थम में अधिनिर्णित हो। अगर यह करार किया गया है तो यह करार शून्य नहीं है, क्योंकि यह विधिक कार्यवाहियों का अवरोधार्थ नहीं है, बल्कि विधिक कार्यवाहियों का एक विशेष ढंग इसको निश्चित कर रहा है कि जो विवाद पैदा हो गए हैं वे माध्यस्थम के माध्यम से सुलझाए जाएंगे, न कि न्यायालय के माध्यम से, और उनमें वही राशि वसूलनीय होगी जो माध्यस्थम अधिनिर्णित करे। तो ये एक्सेप्शन न भी लिखें तो भी काखंड के आधार पर बात निकल आएगी। हाँ, इसमें भी आपको बताया गया था, आप ये कहो, ये करार करो माध्यस्थम को निर्देशित किए जाएंगे, किंतु माध्यस्थम को लागू होने वाली विधि लागू नहीं होगी, फिर शून्य। लेकिन 28 के प्रभाव से नहीं, फिर वो धारा 23 के प्रभाव से, ठीक है ना, क्योंकि आप विधि के विरोध में करार कर रहे हो, तब वो धारा 23 के प्रभाव से शून्य होगी, ठीक है। अब बात 2 कहता है जो प्रश्न पहले ही पैदा हो चुके हैं, यानी अपवाद 1 भविष्य के प्रश्नों के संबंध में है और अपवाद 2 पीछे के प्रश्नों के संबंध में है, ठीक है। जो आज से 2 साल पहले प्रश्न पैदा हो गए उनके बारे में भी आप ये करार कर सकते हैं कि वो माध्यस्थम के द्वारा सुलझाए जाएंगे। कहता जो प्रश्न पहले ही पैदा हो चुके हैं उन्हें निर्देशित करने की संविदा की व्यावृत्ति, और न ये धारा किसी ऐसे लिखित संविदा को, लिखित संविदा, मौखिक नहीं, लिखित, ठीक है, लिखित संविदा को अवैध कर देगी जिसमें 2 या अधिक व्यक्ति किसी प्रश्न को जो उनके बीच पहले ही पैदा हो चुके हैं माध्यस्थम के लिए निर्देशित करने का करार करें, या माध्यस्थम विषयक निर्देशों के बारे में किसी तत्समय प्रवर्तन विधि के किसी उपबंध पर प्रभाव डालेगी। यानी अगर माध्यस्थम विधि में कुछ लिखा है तो तत्समय प्रवर्तन विधि जो माध्यस्थम की कार्यवाही को विनियमित करती है उस विधि के उपबंधों पर इस अपवाद का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी माध्यस्थम विधि में अगर कुछ लिखा है तो प्रिवेल वो करेगा, और इसीलिए अपवाद 1 में भले ही लिखित संविदा शब्द का प्रयोग नहीं है, लेकिन फिर भी लिखित संविदा ही करनी होगी, क्योंकि आर्बिट्रेशन एक्ट ये कहता है, वहां सेक्शन 8 है आर्बिट्रेशन एक्ट का, कि इफ यू विल, ठीक है, इंटर इन ए कॉन्टेक्ट, अगर आप किसी भी ऐसी संविदा में प्रवेश करेंगे जिसमें विवादों को माध्यस्थम को निर्देशित करने के लिए उपबंध किया गया है, तो वह संविदा लिखित होनी चाहिए और माध्यस्थम संबंधी विधि प्रिवेल करेगी, ठीक है, क्योंकि प्रक्रिया माध्यस्थम के संबंध में माध्यस्थम विधि की लागू होगी, ठीक है। इसे तो 1 से 75 जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके बारे में क्या कहते हैं, संविदा के सामान्य सिद्धांत, ये तो सामान्य सिद्धांत है, ठीक है, ये संविदा के सामान्य सिद्धांत, जो संविदा के संबंध में सामान्य तौर पर जिन बातों का पालन किया जाएगा उनका वर्णन कर रहे हैं, किसी विशेष संविदा के बारे में, ठीक है, कोई स्पेसिफिक कॉन्टेक्ट, किसी विशेष प्रकार से किए जाने का निर्देश यह भी दिया जा सकता है, बशर्ते वो इन सामान्य सिद्धांतों के प्रतिकूल ना हो, ठीक है, क्योंकि सामान्य सिद्धांत यही है। सामान्य सिद्धांत क्या, लिखित हो सकती है, मौखिक हो सकती है, अभिव्यक्त हो सकती है, विवक्षित हो सकती है। आप ये कह सकते हैं कि नहीं, ये वाली विशेष संविदा लिखित ही होगी, मौखिक नहीं होगी, ठीक है ना। तो जनरल प्रिंसिपल के प्रतिकूल नहीं हुआ, लेकिन जनरल प्रिंसिपल 4 प्रकार से करने की अनुमति दे रहा था, आपने एक विशेष प्रकार से कर ली,
ठीक है, क्योंकि आप विशेष संविदा के बारे में बात कर रहे थे। माध्यस्थम संबंधी संविदा विशेष संविदा है, उपनिधान की संविदा विशेष संविदा है, गिरवी की संविदा विशेष संविदा है, एजेंसी की संविदा विशेष संविदा है, भागीदारी संविदा विशेष संविदा है, माल विक्रय की संविदा विशेष संविदा है। तो इन सब में जनरल प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ये लगेंगे, 1 से 75 तक का इस्तेमाल होगा। लेकिन इनसे संबंधित विधियां जैसे भागीदारी अधिनियम है, माध्यस्थम विधि है, ये कुछ और भी प्रावधानित कर सकते हैं, ठीक है ना। तो माध्यस्थम संबंधी अधिनियम धारा 8 ये कहता है कि लिखित होनी चाहिए संविदा। तो भले ही अपवाद 1 में यानी भविष्य में पैदा होने वाले विवादों को निर्देशित करने के लिए यदि माध्यस्थम को निर्देशित करने के लिए कोई संविदा की जाएगी तो भले ही वहां पर नहीं लिखा है लिखित की जाएगी, लेकिन चूंकि माध्यस्थम तो की जाएगी तो माध्यस्थम संबंधी विधि का पालन होगा और वो संविदा लिखित ही होगी, ठीक है। अपवाद 3 कहता बैंक या वित्तीय संस्थान के प्रत्याभूति करार की व्यावृत्ति, यह धारा किसी ऐसे लिखित संविदा को अवैध न कर देगी जिसके द्वारा कोई बैंक या वित्तीय संस्थान प्रत्याभूति या प्रत्याभूति के लिए प्रावधान करने वाले किसी करार में प्रत्याभूति या करार के अधीन या के संबंध में उसके पक्षकारों के अधिकारों के निर्वाचन या किसी दायित्व से उन्मोचन के लिए विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान पर जो उक्त दायित्व से ऐसे पक्षकार के निर्वाचन या उन्मोचन के लिए विनिर्दिष्ट घटना के घटित या घटित न होने की तारीख से 1 वर्ष से न्यून नहीं है, निबंधन का अनुबंध करता है। इसे कल बताएंगे, इस समय नहीं बताएंगे, ठीक है ना, इसे कल बता देंगे। और आगे स्पष्टीकरण में बैंक और वित्तीय संस्थान इस अपवाद के लिए कौन से माने जाएंगे उनका वर्णन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बताया गया कि बैंक और वित्तीय संस्थान कौन कौन से माने जाएंगे अपवाद 3 के लिए, ठीक। तो अपवाद 3 के बारे में कल बात कर लेंगे, ठीक। आगे धारा 29 कहता अनिश्चितता के कारण करार शून्य है। अब मार्जिनल नोट एकदम क्लियर कर रहा है कि यदि करार में अनिश्चितता है तो शून्य, करार में अनिश्चितता प्रतीत होती है तो शून्य नहीं है, ठीक है। देखिए प्रतीत होना अलग बात है, तुम्हें भूत प्रतीत हो रहा है तो है, ठीक है। आसमान नीला प्रतीत हो रहा तो है भाई, हमारे वायुमंडल की 5 ठीक है सतह बताई गई और 5 सतह के ऊपर अंतरिक्ष, ठीक है। पृथ्वी का वायुमंडल 5 सतहों में विभाजित है। एक क्षोभ मंडल, आप तो ये भी जीएस में खूब पूछते हैं, वो एक क्षोभ मंडल जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, ठीक है। मौसम संबंधी घटनाएं किसमें होती हैं? क्षोभ मंडल में। और अगर ऊपर की हम ओर चले तो सबसे पहले क्षोभ मंडल, और अंतरिक्ष से आए तो सबसे नीचे क्षोभ मंडल, यानी अंतरिक्ष यात्री जब आते हैं तो सबसे नीचे क्षोभ मंडल, और हम जब ऊपर जाएंगे अंतरिक्ष में तो सबसे पहले क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं, बारिश, ये सर्दी, गर्मी, सब उसी में। फिर दूसरा शायद समताप मंडल होता है, उसमें हवाई जहाज चलते हैं। आप हवाई जहाज पे तो नीचे तुम्हें बादल बरसते हो, बिजली कड़कती दिखाई देगी क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में वायुयान, फिर उसके ऊपर और 3 है, नाम हमें याद नहीं क्योंकि मेरी जीएस अच्छी नहीं। और जब उससे ऊपर निकलेंगे, ठीक है ना, 5 मंडलों के ऊपर निकल जाएंगे तब अंतरिक्ष, और अंतरिक्ष अथाह है, अनंत है, और वहां कुछ भी नहीं है, ठीक है। सब ग्रह लटके हुए हैं, एक दूसरे के आकर्षण में बंधे हुए, लेकिन आपको तो दिखाई दे रहा नीला है, लेकिन है तो नहीं। तो जो प्रतीत होता है वो हो जरूरी थोड़ा ही। तो यहां कहता है अनिश्चितता के कारण करार शून्य है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर अनिश्चितता है तो शून्य है, अगर अनिश्चितता नहीं है तो शून्य नहीं है।
ठीक है, आपको लग रही है कि अनिश्चितता है, लेकिन इनफैक्ट कोई अनिश्चितता नहीं, तो फिर काहे शून्य? उन्होंने तय किया कि हमारे प्लॉट का जो कि यहां यहां स्थित है, ठीक है, हमारा प्लॉट क्षेत्रफल कुल इतने वर्ग मीटर, स्थित मोहल्ला या ग्राम जो भी है, ठीक है, सच एंड सच, जिसकी सीमाएं पूरब में ये, पश्चिम में ये, उत्तर में ये, दक्षिण में, यानी स्पेसिफाइड हो रहा है, पहचाना जा सकता है कि किस प्लॉट की बात हो रही है। उसका सामने का 10 फीट हिस्सा हम बेच रहे हैं, ठीक है, सामने क्या पड़ता है नहीं लिखा है उसमें, ठीक है, उसमें ये नहीं लिखा कि सड़क के तरफ वाला सामने का हिस्सा, पीछे के तरफ वाला सामने, कुछ नहीं लिखा, लेकिन सामने का हिस्सा निश्चित हो सकता है, ठीक है ना। सामने का हिस्सा किसी भी प्लॉट का वही समझा जाता है जो सड़क पर होता है, ठीक है, और मानिए 3 तरफ सड़क है, ठीक है, कार्नर का प्लॉट है, तो भी सामने का हिस्सा कौन सा है ये मौके पर जाकर निश्चित किया जा सकता है। करार में कोई अनिश्चितता नहीं है, ठीक है, करार में कोई अनिश्चितता नहीं, यद्यपि अनिश्चितता प्रतीत होती है, तो करार अनिश्चितता के कारण शून्य है, तो अनिश्चितता हो तो अनिश्चितता के कारण इसका अर्थ ऐसे भी लगेंगे कि यद्यपि करार में अनिश्चितता है, किंतु अगर प्रयास किया जाए तो जो अनिश्चितता है वो समाप्त हो सकती है, ठीक है ना। तो करार अनिश्चितता के कारण क्यों शून्य होगा? करार अनिश्चितता के कारण तो तभी शून्य होगा जब प्रयास से भी अनिश्चितता दूर नहीं हो सकती, कोई चारा ही नहीं है, तब शून्य है, ठीक है ना। करार अनिश्चितता के कारण शून्य है। और उनका कि फला चीज अगर हमें भाग्यशाली सिद्ध हुई तो हम आपसे ये चीज खरीद लेंगे। अब ये कैसे तय होगा कि भाग्यशाली है या भाग्यशाली नहीं है? अब शून्य है, ठीक है, अनिश्चितता दिखती है सिर्फ, इसके कारण शून्य नहीं है। उन्होंने कहा हम आपसे 1 साल का करार कर रहे हैं कि आपका मकान हमारे पास इतने इतने किराए पर रहेगा, ठीक है, ये शर्तें होंगी, ये शर्तें होंगी, किराए पर रहेगा और किराए की शर्तें ये होंगी। और अगर हम लोगों में झगड़ा न हुआ तो इस करार को नवीनीकृत किया जा सकेगा। ये नहीं, अगर हम लोगों में झगड़ा न हुआ, ठीक है ना, तो उभय पक्षों की सहमति से उभय पक्षों को करार को अगले वर्ष तक बढ़ा लेने का विकल्प उपलब्ध रहेगा। अब करार में यह नहीं लिखा है कि अगले वर्ष तक की जो बढ़ोतरी करार में की जाएगी उनमें करार संबंधी जो पहले की शर्तें लिखी हुई उनमें कोई परिवर्तन होगा या नहीं होगा, किराया घटेगा या बढ़ेगा, पूरा क्षेत्रफल जो पहले से किराए पर है वो उपलब्ध रहेगा या उसमें कुछ कमी आएगी या उसमें कुछ बढ़ेगा, शर्तें घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं ये भी नहीं लिखा है। लेकिन कोई अनिश्चितता नहीं है, यद्यपि ये सारी बातें ठीक है, ये नहीं लिखा है उसमें, लेकिन फिर भी अनिश्चितता नहीं है, क्योंकि शब्द जो प्रयोग हुए उनसे पक्षकारों का आशय एकदम क्लियर है कि पक्षकार उसी
शर्तों पर, जिन शर्तों पर पीछे करार हुआ है, इस करार को एक्सटेंड करने का आशय रखते हैं, क्योंकि अगर इससे विपरीत आशय होता तो अभिव्यक्त होता। ठीक है ना, क्योंकि विपरीत आशय नहीं है, इसलिए यह माना जाना ही चाहिए कि विपरीत आशय रखने का कोई आशय पक्षकारों में था ही नहीं। वो विपरीत आशय नहीं रखना चाहते थे। ठीक है ना, अगर शर्तों में परिवर्तन करना चाहते तो कर सकते थे, नहीं किया। और करार को एक साल एक्सटेंड कर देने की ताकत उभय पक्षों की सहमति के आधार पर आरक्षित कर ली गई। तो इससे सहज स्वाभाविक निष्कर्ष निकलता है कि उन्हीं शर्तों के आधार पर करार एक्सटेंड किया जाएगा, क्योंकि अगर शर्तों के बदलने की स्थिति होती तो लिख ही दिया जाता। तो आप कहे भले ही लें कि अनिश्चित है, लेकिन अनिश्चित नहीं है, क्योंकि सामान्य बुद्धि इसे छोड़ा नहीं जा सकता। सामान्य बुद्धि क्या कहती है? खाना खाओगे ये पूछा नहीं जा सकता। ठीक है ना, ये पूछा जा सकता है कि खाना किस समय खाओगे। ठीक है, ये तो पूछा जा सकता है कि खाना किस समय खाओगे। और अगर खाना नहीं खाना है तो जिसे नहीं खाना है उसकी ड्यूटी है कि वो बताए। ठीक है ना, कि खाना आज हमें नहीं खाना है, क्योंकि जो जनरल बातें होती हैं वो कभी भी नहीं पूछी जाती। अब तुम कहो कि साहब तुमने तो बताया नहीं था खाना खाएंगे, तो आज तो तुम मतलब भाई खाना क्यों दे, ये कोई बात नहीं हुई। ये अपने में सिद्ध बात है कि खाना तो आदमी खाएगा ही। ऐसे ही ये देखने से बिल्कुल तय है कि अगर अगले साल शर्तों में रद्दोबदल इसे करने की पक्षकारों में इच्छा होती तो पक्षकारों ने रद्दोबदल कर दिया होता, नहीं किया। तो आप ये नहीं कह सकते करार अनिश्चित है। कहां है अनिश्चित? है कोई अनिश्चितता नहीं भाई। आप ये कहो कि साहब अनिश्चित है क्योंकि अगले साल क्या शर्तें होंगी, तो लिखा ही नहीं। अरे भाई अगले साल वही शर्तें होंगी जो पिछली है, क्योंकि रद्दोबदल की इच्छा होती तो वो बदल देते। इसलिए करार में कोई अनिश्चितता नहीं है। तो करार अनिश्चितता के कारण शून्य है। अनिश्चितता के कारण यानी अगर अनिश्चितता है और निश्चित भी नहीं हो पा रहा तब शून्य है। ठीक है, जैसे हमने मकान ट्रांसफर किया, मुंबई में सिर्फ एक मकान है मेरे पास, और हमने सीमाएं कुछ लिखी नहीं। ठीक है, विक्रय पत्र जो निष्पादित हुआ आपके पक्ष में संपत्ति को अंतरित करने के लिए, उसमें हमने कोई सीमाएं नहीं लिखी। केवल इतना लिखा, मैं एक मकान स्थित फल, ठीक है, मोहल्ला ये जिला ये, उसके हम स्वामी हैं और आपको अंतरित करना, कुछ नहीं लिखा। लेकिन एक ही मकान है मेरे पास, इसमें क्या निश्चितता है? हमने जो आपको बैनामा लिखा उसमें नहीं लिखा, मेरे बैनामे में तो लिखा है कि मकान मेरा कहां है। ठीक है, मेरे बैनामे में तो लिखा है, तो करार अनिश्चित कहां है? हाँ, मकान मेरे पास 4 उसी मोहल्ले में हो, और उसी मोहल्ले में फिर भी अगर डिफरेंट क्षेत्रफल के हैं और एक क्षेत्रफल हमने पर्टिकुलर बैनामे में लिख दिया, ठीक है, तो उस क्षेत्रफल के तो 4 नहीं है, तो वो विज्ञा। तो अनिश्चितता है, किंतु अनिश्चितता के कारण ये शून्य हो जाए जरूरी नहीं, क्योंकि अनिश्चितता ऐसी है जो निश्चितता इसमें बदल सकती है। इसलिए शून्य होने का कोई प्रश्न उठता ही नहीं। देखिए, संविदा में अनिश्चितता एक लाइन में समझे, एक लाइन। ये कहा कब जाता है? संविदा में अनिश्चितता है ये केवल तब कहा जाता है जब संविदा के निबंधनों से ये स्पष्ट ना हो रहा हो कि संविदा से जो अधिकार और कर्तव्य उत्पन्न होंगे पक्षकारों के बीच,
उन अधिकार और कर्तव्यों की प्रकृति क्या होगी और वे अधिकार और कर्तव्य क्या होंगे ये तय ना हो पा रहा हो, तब संविदा अनिश्चितता के कारण शून्य किए जाने योग्य है। जैसे आपकी किताबों में नोट है कि किराएदार और मकान मालिक में करार हुआ। किराएदार ने कहा कि हम 5 रुपए की सीमा तक, पुराना मुकदमा है, 5 रुपए, 5 रुपए की सीमा तक जितनी मरम्मत मकान में होनी है वो करा देंगे और पैसा हम किराए से काटते रहेंगे। ये करार हो गया। जो मरम्मत में खर्च आया वो 11.5 रुपए आया। अब 11.5 रुपए के लिए कोई करार हुआ ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन न्यायालय ने ये कहा कि करार 5 रुपए की सीमा तक हुआ है और करार 5 रुपए की सीमा तक जब किया गया था तो पक्षकारों को यह मालूम था और दुनिया को मालूम है कि मरम्मत में 5 रुपए से ज्यादा भी खर्च हो सकता है। वैसी मरम्मत जैसी ये 5 रुपए में कराना चाहते हैं, छत टपक रही है, छत 5 रुपए इसमें सही हो जाए और 11.5 रुपए में सही हो, यह भी हो सकता है, ठीक है ना। इन्होंने 5 रुपए खर्च कहा कि 5 रुपए की लागत तक हम छत सही करा लेंगे और बाद में 11.5 रुपए। तो चूंकि लागत में कितनी आएगी, ठीक है, छत के टपकने में, ये पक्षकारों ने निश्चित किए बिना, ठीक है ना, 5 रुपए उल्लिखित कर दिए। इसलिए करार में अनिश्चितता थी और ये शून्य है। इसलिए किराएदार किराए में से कोई रकम नहीं काट सकता। उसे मरम्मत की रकम वसूलने के लिए अलग से मुकदमा, 11.5 रुपए मिले तो मालिक को ही है, अलग से मुकदमा लाना चाहिए। इस प्रकार की बात मानो की गई कि किराए से नहीं काट सकते आप, ठीक है ना। क्योंकि करार क्या है, किराए से हम मरम्मत की रकम काटेंगे, यह है करार। आपके 11.5 रुपए मरम्मत में लगे, मेरे भवन में लगे, यह भी सही है, हम आपके 11.5 के देनदार, लेकिन आप मुकदमा लाओ, 11.5 हम तो वसूल लो। अब मुकदमा बोला है तो कोर्ट फीस देगा, दौड़ता घूमेगा, वकील साहब करेगा और किराया उसी को देना है, तो बड़ी आसानी से अदा हो सकता है। तो मकान मालिक महोदय चालू हो रहे हैं, ठीक है, चालाक बनना है, चतुर बनना है और किराएदार को बेवकूफ बनाना चाहते हैं कि पिछला करार शून्य है, किराए के बाबत जो करार किया गया, कि जो मरम्मत की लागत के बाबत करार किया गया वो शून्य है, जिसमें किराए की रकम से काटना था मकान मालिक का तर्क ये शून्य इसलिए क्योंकि अनिश्चित है। और अनिश्चित कैसे, इसलिए अनिश्चित है कि 5 रुपए तक का इन्होंने कहा, 11.5 लग गए, इसके मतलब मरम्मत की कीमत, ठीक है, मरम्मत की कीमत नहीं, मरम्मत की लागत अनिश्चित थी, ठीक है, अनिश्चित थी। करार में अनिश्चितता थी मरम्मत की लागत के संबंध में, क्योंकि 5 रुपए की किया गया, 11.5 लग गए। लागत के बारे में अनिश्चितता थी और जब अनिश्चितता थी तो करार शून्य है, और जब शून्य है तो किराए से ये रकम नहीं काट सकते। ये फ्रेश लाएं, सूट लाएं तो वसूल लें। न्यायालय का कोई अनिश्चितता नहीं थी, इसलिए नहीं थी, उन्होंने कहा संविदा में अनिश्चितता है, ये केवल तब माना जाएगा जब संविदा के परिणाम स्वरूप जो अधिकार और कर्तव्य उत्पन्न होंगे उनकी प्रकृति पक्षकारों को न पता रही हो, ठीक है, तब अनिश्चितता है। उन्होंने कहा यहां पक्षकारों ने जो करार किया उससे उन्हें स्पष्ट पता था कि इससे ऐसे अधिकार और कर्तव्य पैदा होंगे, ठीक है, जिनके माध्यम से एक पक्षकार को दूसरे पक्षकार को जो किराए की रकम देना है उसमें से कटौती करने का अधिकार ये मिल जाएगा। और मालिक को भी पता था कि मेरे ऊपर ये दायित्व तो आएगा कि हम इसे किराए की रकम में से कटौती करने दें, ठीक है ना। तो इस संविदा से जो अधिकार और कर्तव्य उत्पन्न होने वाले थे
उनकी प्रकृति के संबंध में पक्षकारों को कोई भ्रम ये नहीं था, ठीक है ना, कोई भ्रम था ही नहीं, इसलिए करार अनिश्चित नहीं था। करार अनिश्चित तब होता जब वे वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो सकते थे और जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल होकर करार का गठन कर रहे थे, उन वचनों के बारे में कोई अनिश्चितता होती और उससे पक्षकारों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में भ्रम यह पैदा होता, तब करार अनिश्चित था। जैसे आप लोग के दृष्टांत दिए हैं इसमें कि आपने कहा 100 टन तेल भेज दो, करार अनिश्चित है, क्योंकि हमें यह नहीं मालूम कि हम किस वर्णन के 100 टन तेल भेजने के दायित्व के अधीन आए। हमें एडिबल ऑयल भेजना है, खाने का तेल भेजना है, लगाने का तेल भेजना है, जलाने का तेल भेजना है, ठीक है, कौन सा तेल भेजना है पता नहीं, 100 टन तेल भेज दो, ये कौन सी बात, शून्य है, अनिश्चित है करार, क्योंकि जो अधिकार और कर्तव्य उत्पन्न होंगे वे निश्चित नहीं हो पा रहे, उनकी प्रकृति निश्चित नहीं हो पा रही। चलो आपने कहा 100 टन एडिबल ऑयल खाने योग्य तेल भेज दो, अब हम खाने योग्य में रिफाइंड भी बेच रहे हैं, वेजिटेबल ऑयल भी बेच रहे हैं, ठीक है, और आपका कड़ुआ तेल भी बेच रहे हैं, यानी सरसों का तेल भी बेच रहे हैं, यानी कोकोनट ऑयल भी बेच रहे हैं, मूंगफली का तेल भी बेच रहे हैं, कौन सा बेच रहे हैं, अब भी शून्य है, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य निश्चित नहीं हो पा रहे हैं, अभी शून्य है अनिश्चितता के कारण। लेकिन अधिकार और कर्तव्य निश्चित हो सकते हैं। हम एक ही तेल में व्यापार करते हैं, जलाने का तेल केवल हम बेचते हैं, तुमने कहा 100 टन तेल भेज दो, कौन सा अनिश्चितता है, कौन सी अनिश्चितता है, हमसे मांग रहे हो तो तुम पागल तो नहीं हो गए, इसका मतलब यह है जलाने वाला तेल मांग रहे हो, तो करार अनिश्चितता के कारण शून्य है, ठीक है। अगर करार में अनिश्चितता नहीं है या अनिश्चितता है किंतु निश्चित किए जाने योग्य है, तो फिर संविदा विधि की सामान्य नीति यह है कि संविधाओं का पालन हो, तब करार को निश्चित किया जाएगा और उसका पालन किया जाएगा, ठीक है ना। तो उनके सरल धारा है, कोई इसमें कठिनाई नहीं है। दृष्टांत भी कल अपवाद 4 दृष्टांत और पंद्यम के तौर की संविधाएं शून्य होती हैं, यानी 30, इस पर कल बात करेंगे, देखें।